हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीक्रेट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 19 का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। तो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, और उसके अंतर्गत जो उनका जो सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत में जो क्या होता है कि बच्चे जो है सो किसी भी क्रिया को सीखने के प्रति जो सीखने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उस क्रिया में बार बार गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, और बार बार प्रयास कर वह उस गलती को सुधार कर उसमें सफलता हासिल करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो किसी भी क्रिया को सफलता प्राप्त करने के लिए उद्दीपक की जो प्रमुख क्रिया होती है, प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपक की आपके। तो यहाँ उद्दीपक क्या होता है, मैंने पिछले कक्षा में शायद बताया नहीं होगा या अभी बता रहे हैं कि उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक होता है जो बच्चों को अभिप्रेरित करता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसा कोई विषय वस्तु जो बच्चों को या उस काम को करने के लिए हमको अभिप्रेरित करता है, या उसको हमको मतलब अपने इच्छा के अनुसार हम उसका चयन करते हैं, वह हमारा उद्दीपक हुआ। कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर इस वस्तु को अगर हम रखते हैं उद्दीपक के तौर पे, तो हमारा कार्य और अच्छा से होगा, उस कार्य में हम सफलता हासिल कर पाएंगे, तो वह हमारा उद्दीपक है। उद्दीपक के बारे में और भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे हम यहाँ पढ़ते हैं थॉर्नडाइक का पूर्ण फलन का जो सिद्धांत है उसका कुछ मुख्य नियम है। तो पहला नियम है तत्परता का नियम। सीखने के प्रति अगर हम तत्पर रहते हैं तो हम सीखने का जो कर्म है उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं जल्द से जल्द। उसके बाद है अभ्यास का नियम। अभ्यास कर बार बार अभ्यास, किसी भी चीज क्रिया में अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो हम अपने त्रुटि को भी सुधार सकते हैं और उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है प्रभाव का नियम। अगर हम कोई क्रिया करते हैं सीखने के क्रम में और क्रिया के बाद हम पे पूर्ण फलन की सफलता के बाद पूर्ण फलन की प्राप्ति होती है, तो यह आपको पूर्ण फलन की प्राप्ति आपको प्रभाव से भी हो सकता है। कोई क्रिया का और उस क्रिया के प्रभाव से भी आपको पूर्ण फलन की प्राप्ति हो सकती है। अगला है सहायक नियम। यह आपका मुख्य नियम था जो 3 नियम। उसके बाद आते हैं सहायक नियम जो 5 है। पहला है बहुक्रिया का नियम, दूसरा है तत्व प्रबलता का नियम, तीसरा है सहचर्यात्मक, चौथा है रुचि या मनोवृत्ति, पांचवा है सादृश्य अनुक्रिया। तो यहाँ है बहुक्रिया, मतलब एक ही प्रकार की क्रिया हम सीखने के क्रम में एक ही क्रम में नहीं कर सकते हैं। बहुक्रिया का नियम का मतलब हो गया कि हम बहुत तरीके से एक ही क्रिया को सीखने का कोशिश करते हैं, उसे हम बहुक्रिया का नियम कहेंगे। तत्व प्रबलता, तत्व प्रबलता के बारे में पिछले भी कक्षा में हमने पढ़ा था। किसी भी विषय वस्तु का जो प्रभाव होता है, वह तत्व जो होता है उसमें जब विषय वस्तु का उपयोग करते हैं किसी भी क्रिया में, उसमें तत्व की प्रबलता जितनी ज़्यादा अधिक रहेगी, हमें उतने ही जल्द समय में पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद है सहचर्यात्मक। सहचर्यात्मक मतलब कि जो विषय वस्तु हमें सकारात्मक रूप से सही दिशा प्रदान करता है किसी भी क्रिया को सीखने में और उसका प्रभाव डालने में, जिससे कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। रुचि या मनोवृत्ति, रुचि और मनोवृत्ति भी जो सीखने क्रम में विकसित होता है। अगर कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसमें जो हमारी रुचि है वह हमारी ज़्यादा विकसित होती है, क्योंकि कोई भी क्रिया करने में हम अपनी रुचि और मनोवृत्ति का ज़्यादा उपयोग करते हैं। सादृश्य अनुक्रिया, किसी भी विषय वस्तु को देखकर उसके प्रति अभिप्रेरित होना एक तरह से उद्दीपक का कार्य करता है। उसके बाद है वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। सबसे पहले हम वाटसन के बारे में जानेंगे। वाटसन ने एक प्रयोग किया था खरगोश पे। खरगोश को एक बच्चे को दिया गया और उसे कहा गया कि उसे तुम सहलाओ।
मतलब उसके साथ एक सकारात्मक व्यवहार करो। और ऐसा करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, उसको उसके बालों को सहलाने के लिए बच्चों को बार बार कहा गया। 4 दिन कहा गया, 5 दिन। उसके बाद जो है अचानक जो है वह खरगोश जो है अचानक डरावनी आवाज़ निकालने लगा। तो डरावनी आवाज़ के फलस्वरूप क्या हुआ, बच्चों में जो है भय की अनुक्रिया प्रफुल्लित हो गई। इससे कारण जो है बच्चा जो है खरगोश के आवाज़ से, खरगोश से भय खाने लगा और वो न उसके बालों के साथ खेलता था और न उसके करीब जाता था। इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि भय जो है एक प्रकार का यहाँ पे उद्दीपक का काम कर रहा है। बच्चे को जो है सो उस तरह से क्या हो रहा है कि वो किसी भी बाल वाले, सफ़ेद बाल वाले या खरगोश के जैसे मुलायम बाल वाले किसी भी वस्तु को देख, मतलब जानवर को देख रहा है या वस्तु को देख रहा है, तो उसमें अंदर में, बच्चे के अंदर में भय पैदा हो रहा है। तो इस तरह से उसके अंदर में भय का जो है सो आपको अनुक्रिया जो है सो प्रफुल्लित हो जाता है। आगे है पावलाव का प्रयोग। पावलाव ने जो है सो कुत्ते के ऊपर जो है सो प्रयोग किया था, उसे भूखा रखकर, और उसका जो है सो ग्रंथि जो है का ऑपरेशन करके निकाल दिया और उसके अंदर में ऑटोमेटिक जो है सो स्वचालित यंत्र लगा दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि घंटी बजने पे जैसे ही जो है सो घंटी बजता था, वो मतलब कुत्ते के सामने जो है खाना परोस दिया जाता था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुत्ते के सामने जब खाना आता है तो उसके अंदर से मुंह से लार टपकने लगती है। तो यहाँ यांत्रिक यंत्र होने के बावजूद भी जो है सो लार टपक रहा है। ऐसा 2-3 दिन किया गया। तो ये क्या हो रहा है कि जो घंटी बजते ही जब भोजन जो उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये भोजन जो घंटी जो बजना है कुत्ते के सामने, या वो संकेत क्या कर रहा है, कुत्ते के सामने क्या कर रहा है, वो उद्दीपक का काम कर रहा है कि जब घंटी बजता है तो हमें भोजन मिलता है। तो उसके बाद एक दिन जो है सो घंटी बजा, फिर भी भोजन नहीं आया, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। तो इस तरह से साबित होता है कि घंटी बजना जो है सो उद्दीपक का कार्य कर रहा है। आगे है शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। सबसे पहले है स्वभाव का निर्माण। जैसे कि आपको अभी मैंने कहा था कि भय, प्रेम तथा घृणा, इस सब की प्रक्रिया से क्या होगा, बच्चों में भय, प्रेम तथा घृणा का दोनों का भाव परिपूर्ण हो सकता है। जैसे खरगोश का उदाहरण हम दिए थे, बच्चों में भय की अनुक्रिया जो है सो प्रफुल्लित हो गई, उत्पन्न हो गई, और किसी भी वस्तु को उस तरह का खरगोश टाइप का जो भी विषय वस्तु को देखता था तो उसमें डर का भाव उत्पन्न होता था। और प्रेम भी हो सकता है और घृणा भी हो सकता है। उसके बाद अभिवृद्धि का विकास, अभी जैसे मैंने पढ़ाया था, बच्चों में सीखने के क्रम में वो या कोई क्रिया करता है तो उससे पूर्ण बलों की प्राप्ति होती है, तो बच्चों में अभिवृद्धि का भी विकास होता है, रुचि अभिवृद्धि का। उसके बाद है मानसिक एवं संज्ञानात्मक अस्थिरता का उपचार। सीखने के क्रम में जो है सो बच्चों में मानसिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से अस्थिरता भी आ सकती है और इसका उपचार भी किया जा सकता है। उसके बाद है स्किनर का सक्रिय अनुमंडल का सिद्धांत। स्किनर का सक्रिय अनुमंडल का सिद्धांत है जिसे हम साधनात्मक अनुबंध या क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने जो है सो पूर्ण वर्णन के सिद्धांत के अनुसार